नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जाएगी कक्षा 9 जलवायु या नहीं जो समकालीन भारत है उसका पाठ नंबर 4 है। पाठ नंबर 4 का नाम है जलवायु। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक की NCERT किताबों पर आधारित प्रतिदिन चर्चा की जाती है और साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, NCERT कक्षा 6 से 12 तक वालों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं तो आप लोग निश्चित ही जानते होंगे कि यहाँ से किस तरीके के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आप लोग NCERT की उपयोगिता के बारे में जानते होंगे। नंबर 2 चीज़, अगर हमें क्वेश्चन चैलेंज करने की ज़रूरत होती है या ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग किताबों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके विषय में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कहीं पर अगर जो चीज़ें NCERT में लिखा है तो वह आयोगों के द्वारा भी सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि यह नेशनल स्तर की किताबें होती हैं और आयोगों के द्वारा इसे मानना ज़रूरी होता है। और आप लोग उन प्रश्नों को भी क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं जो आप लोग NCERT किताबों के आधार पर पढ़े हैं। आप इसके साक्ष्य के तौर पर आयोगों के पास जमा कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन आपका अगर यहाँ से आता है और उसके एक से भिन्न आंसर होते हैं या एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर मौका मिलता है कि आप लोग NCERT किताबों के आधार पर अपना तर्क दे सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं के अनेक पाठों पर चर्चा की गई है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की है। आप हमारे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आकर तमाम उन चर्चाओं को देख सकते हैं और अपना सुझाव वहां पर दे सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करें। पाठ नंबर 4 कक्षा 9 जलवायु। क्या है जलवायु, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की इस्लाकृतियों और अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप लोग पिछले अध्यायों में, पहले अध्याय में आपने भारत की स्थिति के बारे में देखा और दूसरे भाग में भारत के इस्लाकृतियों के बारे में आप लोगों ने देखा और साथ ही साथ पाठ नंबर 3 जो अफवाह नदी तंत्र था उसके विषय में देखा। इस्लाकृति में हमने देखा कि भारत में अनेक प्रकार की इस्लाकृतियाँ हैं। कहीं पर पर्वत हैं तो कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार हैं तो कहीं पर समुद्र तटीय क्षेत्र हैं और कहीं पर द्वीप समूह है। इस प्रकार से भारत में अनेक इस्लाकृतियाँ हैं और साथ ही साथ आप लोगों ने अफवाह के विषय में देखा, नदी तंत्र के विषय में देखा। इसमें हमने देखा था कि भारत में गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी, सतलज नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इन नदियों के विषय में आपने देखा कि इनमें बहुत सारे छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं और वह एक मुख्य धारा में प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार से यह अफवाह तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने पिछले अध्यायों में देखा और किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। अगर हमें किसी क्षेत्र के पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण को अगर समझना है तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण तत्व जलवायु है और 2 तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहले इस्लाकृतियाँ और अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व या नहीं हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है।
हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर में आखिर हमें इतनी ठंड क्यों लगती है और हमें ज़्यादा कपड़ों की या ऊनी कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है। और वहीं अगर देखें उसी क्षेत्र में अगर हम रह रहे हैं और वहीं पर हम रह रहे हैं और मई जून में हमें वहाँ पर गर्मी का आभास होता है, जबकि उसी क्षेत्र में हमें क्या होता है, ठंड लगती है और उन्हीं वस्त्रों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। या जून जुलाई में यहाँ पर वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। भारत एक क्या है, विशाल देश है, इसके जलवायु भी क्या है, भिन्न भिन्न है। आप देख सकते हैं। अब जलवायु किसे कहते हैं ये समझाने का प्रयास आगे किया है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जलवायु समझने से पहले हम मौसम के विषय में देखें कि मौसम क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है कि 30 वर्ष से अधिक का मौसम की अवस्थाओं को या उनकी विविधता के कुल योग को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अगर हम मौसम को देखें तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है और या नहीं दिन प्रतिदिन बदलने वाली अवस्था है, या नहीं जो वायुमंडल है हमारा उसमें क्षण पल भर में भी मौसम बदल जाता है। मान लीजिए अगर आज गर्मी है या आज मौसम साफ है तो हो सकता है उसके 10 मिनट बाद बादल आ जाए या आधे घंटे बाद वर्षा हो सकती है, या अभी वर्षा हो रही है तो 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद मौसम परिवर्तित होकर के दिन का समय अगर हो तो क्या हो सकती है, धूप निकल सकती है। या नहीं मौसम में क्या होता है, बहुत जल्दी बदलाव हो जाता है। मतलब जब वायुमंडल का जो स्थिति है, वायुमंडल की जो स्थिति है उसमें जल्दी बदलाव आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। या नहीं एक दिन में मौसम क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन जलवायु की अगर बात करें तो एक विशाल क्षेत्र में क्या होता है, लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष से अधिक के समय में जो क्या किया जाता है, मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का अध्ययन किया जाता है और उसका कुल योग को ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम क्या होता है, एक विशेष स्थान या एक विशेष स्थान के उस समय के क्षेत्र की या नहीं उस वायुमंडल के अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व क्या हैं अगर पूछा जाए तो मौसम और जलवायु के तत्व तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है तथा वर्षण एक ही होते हैं। जबकि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्थाएं एक दिन में क्या होती हैं, कई बार बदलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। हमने देखा कि मौसम क्या होता है, एक दिन में भी बदल जाता है। और मौसम और जलवायु के अगर तत्व आप लोगों से पूछे जाए तो इसमें प्रमुख रूप से तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है और वर्षा है। ये सब मौसम और जलवायु के एक जैसे तत्व होते हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम एक दिन में अवश्य बदलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर भी कुछ सप्ताह या महीनों के लिए वायुमंडलीय अवस्था क्या होती है, एक समान होती है। मान लीजिए आप मई या जून का महीना है, अगर मौसम कभी बादल आ जाए, कभी वर्षा हो जाए या कभी बहुत दिनों तक धूप ना आए तो तब भी क्या रहता है, मौसम में ज़्यादा परिवर्तन होते हुए भी तापमान या आर्द्रता में कमी नहीं आती है। अगर मई जून का महीना है तो निश्चित तौर पर उस समय गर्मी होगी। अगर यही चीज़ अगर हम देखें दिसंबर जनवरी में, अगर मौसम कुछ समय के लिए बारिश आ जाए या कुछ बूंदें भी अगर पड़ने लग जाए
तो मौसम क्या हो जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम होता है, ठंड होता है। जैसे कि दिन और रात में भी मौसम क्या होता है, अंतर होता है। दिन में गर्म या ठंडे हवादार या शांत आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। अगर हम देखें कि महीनों के आधार पर मौसम के महीनों के आधार पर हम अगर अध्ययन करें या उसका विश्लेषण करें तो क्या होता है, मौसम को अनेक भागों में हम बांट सकते हैं। मुख्य रूप से ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में क्या कर सकते हैं, उसे विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है और विश्व को अनेक जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर दिया गया है, मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। या मौसम या मानसून, मौसम के बदले मानसून कहना था। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानसून शब्द को क्या कहा जाता है या इसका तात्पर्य क्या है, या अरबी भाषा में मानसून को क्या कहा जाता है? अरबी भाषा में मानसून को मौसम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून को अगर हम देखें तो यह क्या है, एक वर्ष में जो वायु की दिशा बदलती रहती है, ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, उसी को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगर हम देखें, हम लोगों से अगर पूछा जाए कि भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु मान सकते हैं, तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु व्यवस्था में स्पष्ट पारदर्शिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसके किस प्रकार से विभिन्नताएं होती हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि सामान्य रूप से अगर हम देखें तो देश की जलवायु व्यवस्था में भी क्या होता है, पारदर्शिक विभिन्नताएं होती हैं। अगर हम उत्तर की बात करें, भारत के उत्तरी भाग के क्या है, पर्वतों से घिरे हैं, हिमालयों से घिरे हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर मैदानों की अपेक्षा अलग जलवायु रहती है। जबकि अगर हम देखें दक्षिणी भाग को, तो दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा है और यहाँ की जलवायु कुछ अलग महसूस होती है। उत्तर के विशाल मैदान से या उत्तरी पर्वतों से यहाँ पर क्या होती है, मौसम भिन्न रहता है। गर्मियों में अगर हम राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों का तापमान देखें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यही चर्चा हमने अभी देखी कि अगर मैदानों में देखें, राजस्थान में देखें तो यह तापमान क्या होता है, गर्मी के सीजन में, गर्मियों के मौसम में 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है और हिमालय के नज़दीक का क्षेत्र है, तो यहाँ पर तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। और पहलगाम की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर गर्मियों के सीजन में भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही यहाँ पर अधिकतम तापमान रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 से -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जबकि थिरुवनंतपुरम में अगर हम देखें तो यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अगर हम जाड़ों की बात करें
तो जाड़ों में जो जम्मू कश्मीर की द्रास घाटी है, द्रास क्षेत्र है, यहाँ का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जबकि हम तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम की बात करें, केरल के तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो यहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है और यहाँ पर जो तापमान कम से कम रहता है, सर्दियों में भी वह 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आप लोगों ने तो उदाहरण देखे गर्मियों में राजस्थान और जम्मू कश्मीर के पहलगाम के, और साथ ही साथ सर्दियों में जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र एवं तिरुवनंतपुरम केरल के क्षेत्र के विषय में आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर विभिन्नताएं हैं और मौसम में कितना यहाँ पर परिवर्तन होता है। जहाँ एक और राजस्थान में काफ़ी गर्मी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में गर्मियों के मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। दूसरी ओर अगर हम सर्दियों में देखें, जाड़ों में देखें, तो जम्मू कश्मीर में जहाँ -45 सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है, वहीं तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो वहाँ पर तापमान में गिरावट कम होती है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ पर तापमान बना रहता है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन में भी क्या होता है, तापमान में बहुत अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन में तापमान अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो रात में यह नीचे गिरकर क्या हो जाता है, 50 से गिर कर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन एवं रात का तापमान लगभग क्या रहता है, समान रहता है। कुछ क्षेत्रों में अगर हम देखें, राजस्थान में जो दिन में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है, यानी 35 डिग्री जो तापमान है वह घट रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में तो यहाँ पर मौसम दिन और रात में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लगभग यहाँ पर जो तापमान दिन में रहता है वही तापमान क्या रहता है, रात में भी रहता है। अब बर्षण की ओर ध्यान दें, मतलब वर्षा के आधार पर भी क्या होता है, वर्षण के रूप में तथा प्रकार में नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। वर्षा क्या होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। इसके कारण भी मौसम क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण हिम के रूप में नहीं होता है। हिमालयी क्षेत्रों में अगर हम देखें, वहाँ पर ठंडा रहता है। अगर वहाँ वर्षा भी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वह वर्षा हिम के रूप में या नहीं, हिम जो बर्फ़ है बर्फ़ के रूप में वह बरसता है और बारिश न होकर के वहाँ पर क्या होती है, एक प्रकार से बर्फबारी होती है। शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भी क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। मेघालय में अगर हम देखें तो 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह क्या होता है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। आप देखें कि वर्षा कहीं पर बर्फ के रूप में नीचे गिरती है हिमालयी क्षेत्रों में, तो अन्य देश के भागों में क्या होती है, बारिश के रूप में गिरती है। और इससे में क्या होता है, कहीं पर खूब ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे मेघालय क्षेत्र है, पहाड़ियों के बीच में है, जहाँ पर मानसून आकर के फंस जाते हैं, लगातार बारिश होती है, तो वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। जबकि लद्दाख एवं राजस्थान के क्षेत्र ऐसे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ भागों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा क्या होती है, अक्टूबर एवं नवंबर पर होती है। यहाँ पर जो मानसून लौटते हैं उनसे वर्षा होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से अधिकांश वर्षा कहाँ होती है, अधिकांश वर्षा तमिलनाडु में होती है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर
तापमान में अंतर क्या होता है, कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी एवं ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो पूर्व के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की ओर आते आते राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते इसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं और उनके भोजन, वस्त्र एवं घरों के प्रकारों में भी दिखती हैं। आगे देखें, यहाँ पर राजस्थान के घरों की दीवारें क्या होती हैं, मोटी तथा छत चपटी होती हैं और तराई क्षेत्र में गोवा एवं मैंगलोर में क्या होती हैं, छतें ढाल वाली होती हैं। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। यह क्यों होता है, सब परिवर्तन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि यह घरों के प्रकारों में भी दिखाई देता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखें जलवायु नियंत्रण क्या है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश है, तुंगता है या नहीं, ऊंचाई है, वायुदाब है एवं पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं तथा उच्चावच वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों को बताइए, तो आप लोग कह सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से निकटता है, हवाओं की दिशा है, पवन की दिशा है, वन है, किसी क्षेत्र में अगर वन कैसे हैं, समुद्री जलधाराएं हैं, वर्षाएं हैं। अक्षांश जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, उसके आसपास के क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। वर्ष भर जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से क्या होता है, तापमान ज़्यादा रहता है। अब जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं या 0 डिग्री से उसके आसपास के क्षेत्र हैं, 0 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर वर्ष भर निश्चित तौर पर क्या होगी, तापमान ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ अगर ऊंचाई देखें, जहाँ पर ऊंचाई होगी तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोग जानते हैं ऊंचाई में जाने पर दाब एवं ताप क्या होता है, घटते जाता है। वायु दाब की भी इसमें अहम भूमिका होती है और समुद्र से अगर कोई क्षेत्र दूर है तो उस पर भी मौसम का प्रभाव पड़ता है या जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने अभी पाठ में चर्चा के दौरान देखा, केरल एवं समुद्र तटीय द्वीप समूह में क्या होता है, तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं मैदानी क्षेत्र राजस्थान में हमने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर मौसम में या जलवायु में मौसम में परिवर्तन होता है, जो जलवायु को निश्चित करने का एक क्या बनता है, कारण बनता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण हमें प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत से ध्रुवों की ओर क्या होता है, घटता जाता है। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, विषुवत रेखा के क्षेत्रों में या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है कि तापमान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, तापमान घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल में क्या होता है, सघनता कम होती है और तापमान क्या होता है, वहाँ घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ क्या होती हैं, गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र में वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होते जाता है, और एवं लोग क्या होते हैं, विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस
करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र के से जो समुद्र के तट वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर समुद्र तट से जो हवाएं चलती हैं तटीय क्षेत्रों की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो तो वह क्षेत्र क्या होता है, तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अगर उस क्षेत्र में समुद्र की जलधाराएं गर्म है तो उस क्षेत्र में क्या होगा, उसके तटीय क्षेत्र में गर्म मौसम रहेगा। जबकि अगर जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं तो वहाँ पर क्या रहेगी, जलवायु ठंडी रहेगी। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व के अधिकतर जो मरुस्थल हैं वह कहाँ पर हैं, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में हैं और यह कहाँ पर हैं, पश्चिम की ओर है, पश्चिम किनारे की ओर हैं। अगर आप लोगों से दिशा पूछी जाए, अंत में किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब उच्चावच कहने का मतलब वहाँ जो भौतिक स्थिति है वहाँ की वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो उस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा का कारण बनते हैं। पर्वतों के विमुखमुखी ढाल, पवन विमुख ढाल में क्या होता है, अपेक्षाकृत सूखा पड़ता है। जैसे कि भारत में देखें हम, भारत के जो पश्चिमी घाट है यह एक कगार के रूप में है। जब मानसून की वर्षा आती है अरब सागर वाली शाखा तो यह पश्चिमी घाट से टकराती है और इसके जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर खूब बारिश होती है। जबकि इसके ठीक इस ओर पुणे वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। पवन विमुखी ढाल जो होते हैं वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। वहीं भारत के अगर पूर्वी भाग की बात करें तो जब बंगाल की खाड़ी के मानसून हिमालय और पूर्वी घाट के पर्वतों से टकराते हैं तो वह मानसून वहाँ पर जाकर के फंस जाता है और वहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग देखें, अक्षांश की अगर बात करें तो कर्कवृत्त देश के मध्य भाग से कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम में से होकर गुजरती है। अगर हम देखें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह मुख्य भूमि में 8 डिग्री से आगे होता है। जबकि अगर हम बात करें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह कच्छ के रण से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग क्या है, कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के नीचे है देश का जो आधा भाग है और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं यहाँ पर उपस्थित होती हैं। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कक्षा 9 वालों से कि भारत की जलवायु किस प्रकार के कटिबंधों से संबंधित है तो भारत की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है। ये दोनों विशेषताएं यहाँ की जलवायु की हैं। ऊंचाई अगर देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 6000 मीटर है। भारत के तटीय क्षेत्र भी क्या हैं, विशाल हैं, जहां अधिकतम ऊंचाई मात्र 30 मीटर है। अगर कहीं पर 6000 ऊंचा क्षेत्र है और कहीं पर 30 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं समुद्र तल से, तो क्या होगा, वहां पर निश्चित तौर पर जलवायु भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय महाद्वीप या उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में
ठंड कम पड़ती है। मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं हिमालय पर्वत उसको रोक लेता है। वायु दाब एवं पवन भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। वायुमंडलीय अवस्थाओं को संचालित होती हैं। कौन कौन सी? वायु दाब एवं धरातली पवनें। नंबर 2 ऊपरी वायु प्रसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। भारत क्या है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में आता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाली पट्टियों में उत्पन्न होते हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। यहाँ से या नहीं पूर्व से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हैं, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये क्या होते हैं कि विक्षेपित हो जाते हैं, अपनी दिशा से थोड़ा ये भटक जाते हैं। अब जो ये ठीक उत्तर से दक्षिण जिनको आना था, इस प्रकार से ये हवाएं कोरियोलिस बल के कारण कुछ इस प्रकार से तिरछी होकर के यहाँ पर चलती हैं, भारत में विक्षेपित होकर के चलती हैं, और जिनसे क्या होता है कि यहाँ पर विक्षेपित होकर ये निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, और क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा क्या होती है? कम होती है या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें ऐसा क्यों नहीं है। कोरियोलिस बल के विषय में उससे पहले हम देख लें। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। प्रश्न अगर कक्षा 9 वालों से पूछ लिया जाए कि कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी हाथ की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि फेरल ने ही सबसे पहले इस प्रकार के हवाओं के बारे में जानकारी दी थी। आप लोगों से 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर। एक तो कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। नंबर 2 चीज, अगर कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में है तो उसके सामने से जब हवा गुजरेगी तो हवा उसके किस हाथ की ओर से बहेगी? तो आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके दाएं हाथ की ओर हवा क्या होगी? प्रवाहित होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई व्यक्ति है तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर से हवा क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है या बहती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि कोरियोलिस बल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोरियोलिस बल को फेरल के नियम से भी जाना जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। अगर हम देखें शीत ऋतु में हिमालय के ऊपर क्या होता है? उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं क्या होती हैं? निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से उच्च दाब वाले क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप को पार करती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। अगर आप लोग यहाँ पर मानचित्र से देखने का प्रयास करेंगे तो जो यह शीत ऋतु की बात हो रही है, यहाँ पर भारत में क्या होता है? निम्न दाब होता है, और ये हवाएं क्या होती हैं? पर्वतों से बहती हैं। जब हवाएं यहाँ पर पर्वतों से बहेंगी तो वह हवाएं क्या होती हैं? शुष्क होती हैं। जब ये हवाएं आती हैं तो ये ना के बराबर यहाँ पर भारत में क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। लेकिन जब इसकी एक शाखा क्या करती है? बंगाल के
खाड़ी के ऊपर से होकर आती है, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में या आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में क्या करती है, वर्षा करती है। यही चीज़ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया था। नंबर 2 चीज़, शीत ऋतु में ही हिंद महासागर से भी पश्चिमी विक्षोभ आता है। अब यह हवाओं को चलना था ठीक दक्षिण से उत्तर की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण या कोरोलिस बल के कारण ये हवाएं क्या होती हैं, अपने मार्ग में थोड़ा विक्षेपित हो जाती हैं और ये हवाएं थोड़ा अपना क्या कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से ये हवाएं जब अरब सागर के ऊपर से आते हैं और इसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, भारत में जो पश्चिमी घाट है यह एक कगार के रूप में है और यहाँ पर यह टकराती हैं और जो पश्चिमी भाग है भारत का, दक्षिण पश्चिमी भाग हम कह सकते हैं, वहाँ पर खूब वर्षा इनसे होती है। और इसके ठीक विपरीत में जो हम चर्चा कर रहे थे कि वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है, या नहीं इन पर्वतों के पश्चिमी घाट का पर्वत जो है एक कगार के रूप में, उसके दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है। उसी के विपरीत जो बंगाल की खाड़ी से जो यह मानसून की दूसरी शाखा उत्पन्न होती है, तो वह कहाँ की ओर चलती है, पूरब की ओर चलती है। आगे चलकर यह हिमालय पर्वत एवं पूर्वोत्तर भारत के अनेक पर्वतों से टकराती है और वहाँ से क्या हो जाती है, यह लौट जाती है या वहाँ पर जा कर के फंस जाती है और यह यहाँ पर क्या करती है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा मेघालय में 400 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। वहीं जब यह वर्षा भारत की ओर आती है, जब हमने देखा भारत में यह वर्षा क्या होती है, पूर्व से पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्व से पश्चिम के मैदान के क्षेत्रों में क्या होती है, यह कम होती जाती है। जब यह राजस्थान के आसपास लगभग इन क्षेत्रों में आती है, तो यह घटते हुए बहुत कम मात्रा में होती है और राजस्थान के पश्चिम उत्तर पश्चिम में, या नहीं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, या नहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह घटते हुए लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर वर्षा करती है। ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया था। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, इन रेखाओं से आप लोग परिचित होंगे। भारत का अधिकांश क्षेत्र आप लोगों ने जैसे कि देखा विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में आता है, जबकि इसके ऊपर के क्षेत्र में भी भारत के अनेक क्षेत्र आते हैं। आप लोगों ने देखा जो भारत की मुख्य भूमि है वह 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है और यही अक्षांशीय प्रभाव पड़ता है। अब जो विषुवत रेखा के नज़दीक के क्षेत्र होंगे, यहाँ पर तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। ये चर्चा हम पीछे कर चुके हैं पाठ में चर्चा के दौरान। आइए देखें, आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि हिंद महासागर में क्या होता है, उच्च दाब होता है और दक्षिण पूर्वी दिशा में ये हवा बहते हैं और विषुवत को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हैं, जैसे कि अभी हमने मानचित्र में देखा, और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रवाह में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक क्या है, जेठ धारा है। जेठ धारा की अगर बात हम करें तो जेठ धाराएं क्या होती हैं, जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम सौरमंडल में आमतौर में मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व में तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ पर आप देखें जेट धाराएं लगभग 27
मिनट से 30 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में क्या होती हैं, यह चलती हैं। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जड़ धाराएँ कहते हैं। भारत में ये जड़ धाराएँ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। आइए देखें यहाँ पर जेड धारा ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित सौमंडल के अत्यधिक ऊंचाई या नहीं 1200 मीटर से अधिक या नहीं 12 किलोमीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति 110 किलोमीटर से 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जड़ धाराओं को पहचाना गया है। सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जड़ धाराएं होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जड़ धाराएं क्या होती हैं, हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं एवं एक पूर्वी जड़ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जड़ धारा कहते हैं, गर्मी के महीने में प्रायद्वीप भारत के ऊपर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमंडलीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह में के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों में उसके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है? आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। इससे पहले जैसे कि आप लोगों ने देखा पश्चिमी विक्षोभ के विषय में, यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो उत्तर पूर्व से हवाएं चल रही थी उसके विषय में समझाने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बारे में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया था। और साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हिंद महासागर है, भारत को 3 तरफ से घिरा हुआ है और जब धरातली पवनें यहाँ पर चलती हैं और साथ ही साथ अरब सागर एवं हिंद महासागर से यहाँ पर हवाएं चलती हैं तो मानसून का रूप धारण करती हैं। इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कि मानसून क्या है, भारतीय मानसून क्या है। इसके विषय में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग आज की इस चर्चा को समझे होंगे और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल से अगर आप लोग जुड़े हैं तो अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चर्चा को शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।